Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा में खुशामदीद। डॉक्टर सादिया रियाज मेरे साथ मौजूद हैं जो कि रोमेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं जो कि है ऑटो इम्यून डिजीज़ कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमारा अपना ही मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो हमारे जिस्म में हमला कर देता है और उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल हो रहे होते हैं। ये होता क्या है ऑटो इम्यून? ये तो जो मैंने एक एक्सप्लेन किया, इसकी वजूहात क्या पता चला है कि क्यों हो जाता है कुछ लोगों को? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो हमें सुन रहे हैं उन्हें ये मुश्किल सा लफ्ज़ है ऑटोइम्यून, इसकी समझ नहीं आ रही होगी। बहुत आम अल्फाज में अगर मैं इसको बताऊं तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपके अपने जिस्म के अंदर से ही पैदा होती हैं और आपके जिस्म में कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि अगर आपके जोड़ों को, स्किन को, हड्डियों को उनको मुतासर करना शुरू कर देती हैं। तो बहुत से पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिससे हमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो उनके लिए कि ये आपकी जेनेटिक्स होता है, आपके जीन में है, आपके खून में है, ख़ास करके फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है कि किसी फैमिली में अगर आर्थराइटिस या गंठिए की बीमारी है तो उनमें बच्चों में ख़ासतौर पर ख़वातीन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बीमारी जिस्म के अंदर से ही आ रही है, कुदरत की तरफ से है, किसी इंसान ने नहीं बनाई। घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, आज मैं बहुत सारी नई ऑप्शंस और नई चीज़ें आपको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, अब अगर जेनेटिकली एक चीज़ सेट है आपकी बॉडी में तो आप जितना मर्जी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, लाइफस्टाइल कॉन्शियस हो जाएं, आप उससे बचा नहीं सकते, ये आपको हो जाएगा, या ये प्रिवेंटेबल भी हैं किसी तरह से? अगर देखिए आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको शुरू की एज से और यंग एज से आपको इसकी एहतियातें करनी चाहिए। और सर फहरिस्त जो मैं बार बार हमेशा वही कहती हूँ कि एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपने वज़न को कंट्रोल करें और अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लेकर आएँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में थोड़ा और जाती हूँ ऑटोइम्यून बीमारियों की, ख़ास तौर की जो पाकिस्तान में देखी जा रही हैं, और फिर मैं उनकी कुछ ट्रीटमेंट्स के ऊपर आती हूँ कि क्या मसाइल हैं जो पेशेंट्स को दरकार हैं। सर फहरिस्त तो फरा रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है जिसको गठिया पाकिस्तान में कहा जाता है। जॉइंट्स के अंदर सोजन होती है, अकड़ जाते हैं, ना सिर्फ हाथों पैरों के बल्कि मैं पेशेंट से ये कहती हूँ कि आपके सर से लेके पाँव तक जितने जोड़ हैं, हर एक छोटे छोटे जोड़ के अंदर जो है ना वो दर्द होना शुरू हो जाती है। पेशेंट में खून की कमी होती है, पेशेंट थकावट का शिकार होता है, हत्ता कि बेचारे पेशेंट से इस हद तक मजबूर हो जाते हैं कि वो उठ के अपना नाश्ता बनाना, अपना काम करना, कुकिंग करना, चीज़ें करना उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक। दूसरी बीमारी जिसका हम जिक्र करना चाहूँगी है वो है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि कमर की दर्द से स्टार्ट होती है। मसला यहाँ पे अगेन यही आ जाता है कि मोहरों के अंदर, जो कि मैं आपको दिखाती भी चलूँ कि ये जो हमारे मोहरे हैं इनके बीच में डिस्क होती हैं, नर्व्स होती हैं, पूरी आपकी कमर की हड्डी में सर से लेके दुम की हड्डी तक ये जा रहा होता है। यहाँ पे सोजन बनना शुरू हो जाती है। जब इस जगह पे सोजन बनती है तो ये मोहरे आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस बीमारी का नाम थोड़ा मुश्किल सा है कि एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। लाइटिस जहाँ पे आ गया इसका मतलब कि यहाँ पे वर्म का शिकार हो गया। ये आपके गर्दन से लेके पूरी स्पाइन को अफेक्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और बैक पेन रहती है और अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट्स भी कभी किसी डॉक्टर, कभी बैक पेन के लिए, और जब तक हमारे पास आते हैं तो इनकी स्पाइन में काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। थर्ड बीमारी अगेन जो पाकिस्तान में बहुत ही जो है ना मिसट्रीट हो रही है वो सोरियाटिक आर्थराइटिस है। सोरियासिस एक जल्द की बीमारी होती है जहाँ पे जल्द के मुख्तलिफ एरियाज़ में रैशेस बन जाते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इसको चंबल के नाम से भी कहा जाता है। लेकिन वो तो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद या रेड रैशेस होते हैं हाथों में, पैरों में, सर के अंदर, जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो है ना रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। इन पेशेंट्स में चांसेस ये होते हैं कि ये आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाए और इनके जोड़ों में बीमारी चली जाए। तो उसके अंदर भी पेशेंट काफ़ी प्रॉब्लम के साथ आते हैं क्योंकि एक तो स्किन की प्रॉब्लम चल रही होती है और साथ ही जोड़ों के अंदर जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सही। अगेन एक और बीमारी जो कि लोगों ने नाम भी सुना होगा, लूपस के नाम से है। मुश्किल नाम इसका है कि सिस्टेमिक लूपस, लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में कहती हूँ कि लूपस की बीमारी है। ये बीमारी भी अगेन आपकी बॉडी के किसी भी अज़ा को अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो जोड़ हैं, स्किन है। थोड़ी ख़तरनाक बात इस बीमारी में होती है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, मिसाल के तौर पे आपकी किडनीज़। तो ये चीदा कुछ बीमारियों की मैंने एक समरी बताई कि जो ऑटोइम्यून बीमारियां हैं और मेरे हिसाब से इनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, जल्दी इनको समझना चाहिए। अब कैसे हम इसको रिकग्नाइज़ करें? बाज़-औक़ात तो मतलब पेरेंट्स को भी होता है तो भी वो लेते हैं कि एज की वजह से बस दर्द हो रहा है उनको और ये बस ये नॉर्मल ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत कॉमन है फरा। यही होता है कि दर्दों के साथ लोग बैठे रहते हैं, कुछ स्किन के रैशेज़ हो गए तो स्किन के डॉक्टर्स के पास चले गए। मैं बताना यही चाह रही हूँ कि ऑटोइम्यून प्रॉब्लम में आपके जिस्म का कोई भी अज़ा जो है वो मुतासर हो सकता है, चाहे वो आपके जोड़ हैं, आपकी स्किन है,
कैसे डिटेक्ट करें कि क्या वो अलामात हैं जिनको कि, या फिर कैसे हमें पता चले कि यार नाउ इट्स टाइम टू सी अ रूमेटोलॉजिस्ट? बिल्कुल, देखिए नॉर्मली होता ही है कि पेशेंट नॉर्मल किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, 4-6 महीने गुजर गए हैं, उसमें उन्होंने कुछ पेन किलर्स इस्तेमाल कर ली, फिर हमारे लोग कुछ टोटके और हकीमी टोटके और कुछ और इस तरह की चीज़ें भी कर लेते हैं। आपकी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, और मेरे पास तो पेशेंट आते हैं कि जिनकी कुछ सालों से चल रही होती है और वो पेन किलर्स भी खाई गुजारा करी जा रहे होते हैं। कुछ ऐसा मसला है जो लॉन्ग अरसे से चल रहा है, तो उसको आप जल्दी एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास दिखाएं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यही बात मैं करती हूँ कि जितनी जल्दी इन बीमारियों को हम पकड़ेंगे, इनका इलाज शुरू करेंगे, हम आपको किसी माजूरी से बचा सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बीमारियाँ बढ़ जाएँ तो फिर माजूरी का शिकार हो सकता है, जोड़ आपका ख़राब होगा और माजूरी का शिकार होंगे आप। अच्छा, यानी अब कोई इंटरवेंशन हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हमें लॉन्ग टर्म अगर दिखाई दे रही है तो क्या हम उठ के रूमेटोलॉजिस्ट के पास आ रही है? कोई ख़ास अलामात होंगी? लूपस की क्या अलामात होंगी जिसके साथ वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही मैं सारी ऑटोइम्यून बीमारियों को अगर बिल्कुल एक समराइज़ करूँ ना, तो उसमें एक तो जोड़ों का दर्द, पेशेंट की यही कंप्लेन होगी कि किसी भी जोड़ में, चाहे वो घुटने हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, कमर है, कहीं भी उनको जोड़ों का दर्द मुस्तकिल रह रहा है। अक्सर पेशेंट से कहते हैं कि सर्दी आने के साथ या बारिशें आने के साथ उनकी दर्दें ज़्यादा हो जाती हैं। ये पेशेंट्स जो ऑटोइम्यून के पेशेंट्स हैं, ये आम तौर पर ख़वातीन हैं। अगर मेरे पास 4 पेशेंट हैं तो उनमें से 3 जो हैं वो ख़वातीन होंगी। तो फॉर सम रीज़न, फॉर हार्मोनल रीज़न्स, ये बीमारियां ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन हैं। सही। और यंग ख़वातीन में भी देखी जा रही हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ पेशेंट शिकायत करेगा कि स्किन पे रैशेस निकल आते हैं, ख़त्म नहीं होते। ख़ासतौर पे एक फेस के ऊपर बटरफ्लाई रैश टाइप आता है कि जो नाक से लेके चीक्स के ऊपर जाता है। बाज़ लोगों को पेट का मसला हो जाता है, पेशाब पास करने में दिक्कत होती है, खून की कमी होती है। कभी वैसे ही अचानक खून का टेस्ट करवा लें तो उनका हीमोग्लोबिन और आयरन काफ़ी कम आता है। अगेन थकावट रहना, बुखार रहना, पेशेंट के लिए अपने नॉर्मल काम करना मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है। तो खुदा न खास्ता अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं और कुछ महीनों से चल रहे हैं और आपने कुछ ट्राई भी कर लिया है, तो प्लीज़ फिर आपने ख्याल टाइम आ गया कि आप रूमेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि इसको प्रॉपर डायग्नोज किया जा सके। और कुछ ऐसे टेस्ट भी मौजूद है जिनके साथ आप इनको तशखीस कर लेते हैं, या फिर ये इनकी तशखीस मुश्किल एक काम है? फ़रा इसकी तशखीस बहुत आसान है। मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि मैं ब्लड टेस्ट का इलाज नहीं करती, मैं इंसानों का इलाज करती हूँ। तो जैसे ही आप मेरे रूम में ऑफिस में आके बैठेंगे ना, मुझे पता चल जाएगा कि आपकी क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन उस टेस्ट को, उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो हम करवाते हैं। मैं कुछ मेन टेस्टों के नाम लूँगी। अब ये नहीं कि हर बंदा जाके करवाना शुरू कर दे, डॉक्टर की सुपरविजन में टेस्ट होते हैं। आमतौर पर हम एंटीबॉडीज़ के टेस्ट करवाते हैं, जैसे गंठिया के लिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए RA फैक्टर, NTCCP, ये 2 टेस्ट होते हैं। लूपस के लिए ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA का टेस्ट होता है। और इसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन लेवल या वर्म लेवल बॉडी में कितना है, तो ESR का एक टेस्ट होता है। और वक्तन फ़वक्तन आपके खून के टेस्ट, गुर्दों के टेस्ट, जिगर के टेस्ट हम लोग करवाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि बीमारियां खुदा न खास्ता किसी अंदरूनी अज़ा को मुतासर तो नहीं कर रही हैं। बिल्कुल सही। ये एक्सपेंसिव टेस्ट हैं यकीनन, तो फिर जो लोग हैं उनको फिर ये मुश्किल होती है पेशेंट्स को। अब जो इंटरवेंशंस आप हमें बताना चाह रही हैं कि जिसके साथ आप कह रही हैं कि इस बीमारी को मैनेज किया जा सकता है या इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है? जो इसकी ऑनेस्ट इसका जवाब है फ़रा वो ये कि ये बीमारियां ख़त्म नहीं कर सकते। अभी तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी दवाई ईजाद नहीं हुई जिसे मैं कहूँ कि ये बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन रे ऑफ होप है, हमारे पास उम्मीद है। देखिए, ये हमारी कमाल है हमारी साइंस की एंड टेक्नोलॉजी के दौर का कि हम चांद और मरीख पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं। बीमारियों का इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है सिर्फ। शुगर है तो आप लंबे अरसे तक दवाइयाँ खाते रहें, ब्लड प्रेशर है तो उनको ख़त्म करने वाली कोई चीज़ नहीं है। कैंसर भी मैनेजमेंट है, एवरीथिंग इज़ मैनेजमेंट, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अर्न्स मनी फ्रॉम दिस मैनेजमेंट। और अगर वो क्योर दे देंगे, वन टाइम सोल्यूशन दे देंगे, तो 1 गोली खा के, 2 गोलियाँ खा के, 10 गोलियाँ खा के पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो उनका क्या फ़ायदा उसमें? एग्जैक्टली कितने पेशेंट आएंगे फिर? ऐसा ही बिल्कुल। देखिए, ये मैं पेशेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि जो ऑटोइम्यून बीमारियाँ हैं ये भी ऐसी हैं जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दवाई आपने लंबे अरसे तक खानी है। क्योंकि पेशेंट ये करते हैं कि जब थोड़ा बेहतर फील करते हैं दवाई छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये बीमारी कभी अटैक्स की फॉर्म में आती है, कभी नॉर्मलाइज हो जाती हैं, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और मेडिसिन सारी ख़त्म कर देता है। अच्छा, नहीं, इसमें इसके फ्लेयर्स हैं, उतार चढ़ाव रहता है, उतार चढ़ाव उसके अंदर रहता है। अच्छा। लेकिन मैं बात ये करी थी फ़रा कि देखिए, उम्मीद जो है हमें हमेशा रखनी चाहिए और उम्मीद हमारे पास है। मेडिकल साइंस ने रूमेटोलॉजी के हवाले से भी काफ़ी तरक्की कर ली है और अब हम
इस रिसर्च में वहाँ पे उस पॉइंट तक पहुँच गए हैं कि जहाँ से ये बीमारी स्टार्ट हो रही है और हम वहाँ पे जाके उसको रोकें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुश्किल नाम मैं लेने लगी, मैब या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या बायोलॉजिकल थेरेपी जो है वो बाहर के ममालिक में इंट्रोड्यूस कराई गई है, और ये उस एग्जैक्टली उस खलिए में उस जगह पे जाके जहाँ से ये ऑटोइम्यून बीमारी स्टार्ट हो रही है ये वहाँ पे उसको ब्लॉक करती है, और इनका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कम है। अब मसला क्या आ जाता है कि हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये दवाइयाँ महंगी हैं, ये हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं, यहाँ पे इस तरह के कोई प्लांट्स नहीं हैं, तो ये हर पेशेंट की रीच में नहीं है। तो यहाँ आपके चैनल के थ्रू, आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी अपील भी होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इन दवाइयों को पाकिस्तान में बनाने के लिए फैसिलिटेट करें, इनकी रेगुलेशन के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें, ताकि जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, जो तकलीफ़ का शिकार हैं, और हमें पता है कि थोड़ी सी दवाई इनको लग गई तो ये बेहतर हो सकते हैं। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, इंजेक्शन फॉर्म्स में आती हैं। अब देखिए मैं आपको एक और मिसाल देने लगी हूँ कि साइंस की तरक्की कैसे, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबने सुना है। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में आपकी AI रिलेटेड जो हैं वो दवाइयाँ हैं। जैसे कि आपने कोई दवाई इंजेक्ट कर ली या खा ली तो आपकी मोबाइल पे या टैब पे जिस पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपने इस दिन इतने बजे इतनी रोज़ खा ली। तो हमें इसमें मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है, इन दवाइयों को पाकिस्तान में लाने की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कुछ चैनल बनाने की ज़रूरत है। राइट नाउ हमारे पास बैतुल-माल की ऑप्शन अवेलेबल है और नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने थ्रू, अपने कोलीग्स के थ्रू पर्सनली भी जो है आर्थराइटिस। कितना किस पे ख़र्चा हो जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली जो लोग सुन रहे हैं और वो इस मर्ज़ का शिकार हैं और आपसे सुन के वो जानना चाहें कि कितना पैसा लग जाएगा, ये जो आप इम्यूनोथेरेपी की बात करें। इम्यूनोथेरेपी तो खैर कैंसर के लिए, आप बायोलॉजिकल थेरेपी की बात कर रही हूँ। इसमें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं 5-6 किस्मों के इंजेक्शन फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। ये हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगता है, महीने की 4 डोजेज़ तकरीबन इसकी होगी। तो रफली मैं कहूँगी कि 50 to 60,000 डिपेंडिंग कि कौन सा इंजेक्शन है और प्राइसेस क्या जा रही हैं और डॉलर्स की प्राइस क्या हैं, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट करती रहती हैं, लेकिन इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो अगर 50-60 हज़ार रुपया एक महीने का खर्चा है तो ये कितने ओवर अ पीरियड ऑफ, इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लंबा अरसा तक फिर ये लगवाने पड़ते हैं? देखिए जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो तो ये कहती हैं कि लंबे अरसे तक चलें, और बाहर के ममालिक में तो सालों चलती हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको पाकिस्तान के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि हमारे लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हम बिटवीन 3 to 6 मंथ्स का पेशेंट को टारगेट देते हैं कि जिसमें आपकी बीमारी बेहतर हो जाए और उसको हम टेपर डाउन करके आहिस्ता आहिस्ता कम करके इसको ख़त्म कर दें दवाइयों को। लेकिन ये दवाइयाँ लेटेस्ट दवाइयाँ हैं, बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, रिसर्च भी हो रही है, और इससे पेशेंट एक बिल्कुल नॉर्मल जो है ना लाइफस्टाइल के ऊपर जो है वो आ सकता है। अच्छा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हो सकती हैं? फिर देखिए साइड इफ़ेक्ट तो हर दवाई के होते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल दवाइयाँ या जो पुरानी दवाइयाँ आर्थराइटिस के पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा मेथोट्रेक्सेट है, लिफोरा है, HCQ है, कुछ इस किस्म के नाम हैं, डेल्टा कॉर्टिल स्टीरॉइड्स हैं, जो ये पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने वक्तों से चली आ रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम महंगी दवाइयाँ जहाँ नहीं यूज़ कर सकते वहाँ हमें इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन दवाइयों के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो आपके स्टमक का है कि एक पेशेंट को भी अगर मैं 4-5 दवाइयाँ भी आर्थराइटिस की दे दूँ तो उसे सुबह भी खानी है और शाम को भी खानी है, तो स्टमक सबसे पहले डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बाय द टाइम पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कुछ सालों से दवाइयाँ खा रहे होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर इंजेक्शन फिर बेनिफिशियल हो जाते हैं। अगेन दवाइयों जो टैबलेट दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स में लिवर डैमेज, ब्लड का डैमेज, हीमोग्लोबिन कम करना, ये सब चीज़ें इनके डैमेज में आती हैं। और दैट्स वाई मैंने कहा ना कि हर दूसरे तीसरे महीने पेशेंट के टेस्ट करवा के हमें देखने भी पड़ते हैं। ऑन द सेम हैंड जो नई दवाइयाँ आई हैं ये सेफ़ है, इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, ये सेफ़ हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। तो जो पेशेंट इनके ऊपर स्टार्ट कर देता है तो वो काफ़ी अर्से तक स्टेबल रहता है और उसकी कंडीशन बेहतर रहती है। बिल्कुल सही। आपने नी जॉइंट भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ इसमें भी आर्थराइटिस वगैरह जो है वो हो जाता है, तो फिर इंजेक्शंस वगैरह के लिए इसमें बिल्कुल फरा ये नी जॉइंट मेरा इसमें ना ये क्लिनिक में भी देखिए नज़र आ रहा होगा कि मैं पेशेंट्स को अपने पेन से किस तरह बता रही होती हूँ। देखिए पहले वक्तों में हमारे पास लोग आते थे अबव 50-60 बुज़ुर्ग लोग, जी घुटने में दर्द है, एक्सरे करवाया, MRI करवाया, पता लगा जी आर्थराइटिस है। आप यकीन करें अब इन 20s में लोग आ रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ आ रहे होते हैं कि जी हमारे घुटनों में दर्द है, उठा नहीं जा रहा, स्टेयर्स नहीं चढ़ी जा रही, प्रॉब्लम आना शुरू हो गए हैं। अगेन देखिए मैं तो सारी ये आपके ख्याल में क्या ट्रिगरिंग फैक्टर इतना हो गया कि अब इतना पीछे आ गई ये बीमारी? बिल्कुल अगेन मैं तो देखिए इसको टोटली ब्लेम करूँगी फास्ट फूड के ऊपर, और जो भी हम जंक फूड खा रहे हैं और ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं
जिसके अंदर कोई हेल्दी जो है वो एलिमेंट नहीं है, बस हम शौक के लिए और एक फ़ैशन के लिए बर्गर और फ्राइज़ और ये चीज़ें ये सब तबाह कर रही हैं हमारे जोड़ों को, सही जो बात है। अच्छा, अब आर्थराइटिस की बात करते हैं। ये दूसरी तरह का आर्थराइटिस है जिसका मतलब है घिसाव का अमल, कि विद टाइम, विद एज, विद पॉस्चर, हम चल ऐसे रहे हैं या हम जूता ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घुटने के ऊपर ज़ोर पड़ रहा है। और ये जो बीच में आपको ब्लू कलर की चीज़ नज़र आ रही है, ये आपका कार्टिलेज है, चिकनाई है जो घुटने को मूव करने में हेल्प करती है। तो जो पेशेंट्स घुटने के आर्थराइटिस के मेरे पास आते हैं, उनका प्रॉब्लम यही होता है कि उनका ये कार्टिलेज ख़त्म हो चुका होता है या इसमें टीयर आ चुके होते हैं। सही। ये बगैर ऑपरेशन के बिल्कुल ट्रीटेबल है और इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेशेंट्स को मेरा यही जवाब होता है कि थोड़ा काम मैं करूँगी और बाकी काम आपका अपना होगा। मेरी तरफ से इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि मैं इस जगह पे जेल के इंजेक्शंस लगाती हूँ जो कि रेप्लिका होता है उसी कार्टिलेज का जो आपकी ख़त्म हो रही है। उसी से मिलता जुलता कुछ फार्मूला होता है जो कि अंदर जाके जोड़ को नरम कर देता है। आम अल्फाज में ये कहूँगी कि उसके अंदर चिकनाई पैदा कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट को इसकी फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। थेरेपी महंगी है, आप घर में एक्सरसाइज करें, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, आप बस घुटने की मूवमेंट आपने करनी है। अगर आप देखेंगे कि जब मैं घुटने को हिला रही हूँ तो ये सारे जॉइंट्स और सारा मसल मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से फिर घुटना अपनी जगह के ऊपर वापस आना शुरू होता है। और तीसरी चीज़ जहाँ पे लोग आके बिल्कुल बैठ जाते हैं वो है वेट रिडक्शन। अगर इसी घुटने के ऊपर मैं 100 किलो वज़न डालती जाऊँ तो ये 4 दिन बाद फिर ख़राब हो जाएगा। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम का शिकार हैं जहाँ पे आपकी हड्डियाँ वीक हैं, आप हड्डियों की भुरभुरापन का शिकार हैं, घुटने का आर्थराइटिस का शिकार हैं, तो वेट लॉस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा बात करती हूँ डाइट की भी, खुराक का एहतियात करें, एक्सरसाइज करें। मैं समझ सकती हूँ एक पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि पास दफ़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एक पेशेंट का वेट 100-120 kg तक चला गया हुआ है तो वो किस तरह वॉक करे। तो यहाँ पे भी पेशेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ मेडिसिन्स अभी लेटेस्ट आई हैं जो वेट रिडक्शन में आपकी हेल्प कर सकती हैं। अच्छा। बट अगेन खुद से नहीं लेनी, डॉक्टर की सुपरविजन में आई हैं। और अगेन ये भी बायोलॉजिकल फॉर्म में ही एक दवाइयाँ हैं, सेमाग्लोटाइड के नाम से दवाई है, लेकिन ये डॉक्टर की सुपरविजन में, ओजेम्पिक बाहर के मुल्कों में इसको यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर की सुपरविजन में यूज़ होगी और डॉक्टर मॉनिटर करेगा। उसी के साथ आपकी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज साथ साथ चलेगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पेशेंट को एक अच्छी खबर भी दे दी कि अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ी सी डाइटिंग करते हैं तो मैं भी थोड़ी सी आपकी हेल्प करके आपका वेट कम करा सकती हूँ। चलें, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। ये मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए जो कि इस तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं और तकलीफ सह रहे होते हैं, एक अच्छी खबर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर सकते तो एक अच्छी खुराक, अच्छी वर्जिश और एक बेहतर लाइफस्टाइल के साथ आप मैनेज कर सकते हैं कम से कम अपने बहुत सारे मसाइल को। ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी चंद बहुत टैलेंटेड नौजवानों के साथ। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।